दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर मज़ा आ जाएगा। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। कसम रावण की आज की सबसे पहली खबर है बहुत ही सीनियर एक्टर अन्नू कपूर साहब के बारे में। अन्नू कपूर साहब की एक फिल्म इसी फ्राइडे को रिलीज हुई थी जिसका नाम है हम और हमारे 12। सुपर डुपर डिसास्टर हो गई, लेकिन ये न्यूज़ नहीं है। अन्नू कपूर मीडिया के सामने थे और जब एक मीडिया पर्सन ने यह सवाल पूछा कि कंगना रनावत जी को चंडीगढ़ एयरपोर्ट में थप्पड़ मार दिया था, आप इस पर क्या कहेंगे, तो अन्नू कपूर भड़क उठा। अन्नू कपूर ने कहा कि ये कंगना जी कौन है। भाई मुझे आप बताइए प्लीज, ये कंगना जी कौन है? कंगना जी को स्लैप मारा गया। ये कंगना जी कौन है? प्लीज बताओ। कमाल यह है कि अन्नू कपूर यहीं नहीं रुका, बल्कि आगे अन्नू कपूर ने कहा कि इन मैडम का क्या नाम है। हाँ, वही कंगना। यानी कि अन्नू कपूर का यह कहना था कि वो कंगना का नाम भी नहीं जानते। और इस बयान के बाद कंगना का भी रिएक्शन आया। कंगना ने कहा कि ये बुढ़ा कौन है, मैं भी नहीं जानती। कंगना ने यह भी कहा कि बॉलीवुड वाले बहुत ही निकम्मे हैं, अगर कोई औरत सक्सेसफुल हो जाती है तो ये उससे हेट करने लगते हैं, और मैं तो एमपी बन चुकी हूं तो जाहिर सी बात है ये सभी बॉलीवुड वाले मुझसे जल रहे हैं। अब ये तो आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या अन्नू कपूर ने ऐसा करके ठीक किया, और क्या जो कंगना कह रही है वो सही है या गलत है। कसम मोदी जी की गारंटी की आज की सेकंड खबर है फराह खान के बारे में और बॉलीवुड के बारे में। मेरे हिसाब से बॉलीवुड वालों का इस वक्त बहुत ही खराब वक्त चल रहा है, क्योंकि बॉलीवुड वाले खुद ही बॉलीवुड वालों को गालियां देने लगे हैं। जिसको देखो वो खड़ा होकर गालियां दे रहा है। जहां अन्नू कपूर चाहता है कि कंगना को जी नहीं बोला जाए, वहीं अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बॉलीवुड के एक्टरों की खूब मां बहन की। और अब फराह खान ने एक इंटरव्यू दिया है और फराह खान ने भी बॉलीवुड के एक्टरों की खूब जमकर मां बहन की है। कमाल यह है कि ये सभी बॉलीवुड वाले एक्टर्स को गालियां दे रहे हैं, ना ही म्यूजिक डायरेक्टर्स को गालियां दे रहे हैं, ना ही राइटर्स को गालियां दे रहे हैं, ना ही निर्माता को गालियां दे रहे हैं, ना ही डायरेक्टर को गालियां दे रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में सभी लोग इन एक्टरों से कितने परेशान हैं। मैं जिम कभी भी नहीं जाती हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म ही है, गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद जेनेटिक्स, दैट इज You are either starving yourself to death or you are in the gym 24/7. फराह खान ने कहा है कि अगर कोई एक्ट्रेस ये कहती है कि मेरी तो जो मर्जी में आता है वो खाती हूँ, ना जिम जाती हूँ, ना कोई एक्सरसाइज करती हूँ, मेरी बॉडी तो बस ऐसी ही है, तो वो एक नंबर की झूठी है। एक्चुअली उसने क्या क्या किया है आपको पता ही नहीं, कितनी सर्जरी की है, कितनी एक्सरसाइज की है, तब वो ऐसी दिखती है। फराह खान ने यह भी कहा कि जब कोई एक्टर ये कहता है कि जो मेरी फिल्म है ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए नहीं बनाई गई थी, तो समझ लो कि वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है और वो एक्टर झूठ बोल रहा है। फराह खान ने यह भी कहा कि सभी एक्टर इतने बड़े निकम्मे हैं, इतने बड़े झूठे हैं कि शूटिंग पर लेट आते हैं, और अगर इनको कॉल करो तो कहते हैं कि गेट पर हैं। अरे भाई, कौन से गेट पर? गेटवे ऑफ इंडिया पर, गेटवे ऑफ अमेरिका पर, कहाँ हो? अब आप अंदाजा लगाइए कि जब बॉलीवुड वाले ही बॉलीवुड वालों की मां बहन कर रहे हैं डेली, तो फिर बाहर वालों की क्या गलती अगर वो बॉलीवुड वालों की मां बहन करते हैं? बात समझ रहे हो? दोस्तों, आज की थर्ड खबर है रितेश देशमुख के बारे में। अगर आपको याद हो तो एक विलन में रितेश और मैं साथ में थे और फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो बॉलीवुड वालों का ऐसा मानना था कि रितेश देशमुख आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन उसके बाद रितेश ने कुछ ऐसी घटिया फिल्में की कि लाइन से सभी की सभी फ्लॉप हो गई और रितेश बेचारा फिर से जीरो हो गया। यह होता है जब कोई एक्टर सही फिल्में चूज नहीं करता, अपने करियर को सही ढंग से आगे नहीं ले जाता। आज रितेश की क्या वैल्यू है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जबकि थिएटर्स खुले हुए हैं और विक्रांत जैसे छोटे एक्टर की फिल्म भी थिएटर में रिलीज हो रही है, उसी वक्त में रितेश देशमुख की एक फिल्म आ रही है जो ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। इसका नाम है काकुड़ा और इसमें हीरोइन है सोनाक्षी सिन्हा। यानी कि जिस निर्माता ने इस फिल्म को बनाया था उसकी हिम्मत नहीं है कि वो इसको थिएटर में रिलीज करे या वो इसको अमेज़न को बेच सके, नेटफ्लिक्स को बेच सके। उसने ये फिल्म ZEE5 को बेची है जो सबसे थर्ड क्लास OTT प्लेटफॉर्म है। आप ये समझ लीजिए कि मैं रितेश की बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे दुख है, क्योंकि मैं रितेश को दिल से प्यार करता हूं, भाई है वो मेरा। अगर वो अच्छी फिल्में करता, आज बड़ा स्टार होता, तो मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन मुझे ये सोचकर ही बहुत दुख होता है कि उस बेचारे ने अपने कैरियर को इतने बुरे तरीके से बर्बाद किया है। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर है अटल सेतु के बारे में, जो 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कुछ 6-8 महीने पहले ही मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और अगर आपको याद हो तो मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी कहा था कि ये अटल सेतु कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये नए हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की गारंटी है।
अटल सेतु इज नॉट जस्ट अ ब्रिज, ये गारंटी है हमारे यंग भारत। रश्मिका ने यह भी कहा था कि अगर बीजेपी सरकार इतना डेवलपमेंट कर रही है तो फिर आप सभी को बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। हालांकि रश्मिका एक एक्ट्रेस है, उसके लिए सभी पार्टियां बराबर है, सभी लोग बराबर हैं। उसको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि पब्लिक को किस पार्टी को वोट देना चाहिए, किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। खैर, रश्मिका मंदाना आजाद हिंदुस्तान में रहती है, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस 18,000 करोड़ से बने हुए पुल में अब दरारें आ गई हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इस पुल में दरारें क्यों आई हैं? कहीं ये पुल भी वैसे ही तो नहीं गिर जाएगा जैसे कि 3 पुल बिहार में गिर चुके हैं। बिहार में 3 पुल बनकर तैयार हुए थे, उनका उद्घाटन होने ही वाला था, उद्घाटन होने से पहले ही गिर गए, बात खत्म। तो अब बहुत सारे लोग रश्मिका का वो वाला वीडियो रिपोस्ट कर रहे हैं और रश्मिका से पूछ रहे हैं कि आपने ये झूठा एडवर्टाइजमेंट क्यों किया था? इस एड को करने के लिए आपने बीजेपी से कितने पैसे लिए थे? दोस्तों, आज की 5th खबर है यूपी के सीएम योगी जी के बारे में। लखनऊ में एक बहुत बड़ी बस्ती थी जिसका नाम था अकबर नगर। इसी अकबर नगर में 4-5 मस्जिदें थी, 4-5 मंदिर थे, मदरसा था और हजारों घर थे। लेकिन ये पूरा अकबर नगर सरकार की जमीन पर इल्लीगली बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई इस पूरी बस्ती को डिमोलिश कर दिया जाए और जैसे ही ये आदेश आया वैसे ही योगी जी की सरकार ने उन सभी घरों को, मंदिर मस्जिदों को गिरा डाला। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने तो बहुत गलत किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि योगी जी ने बिल्कुल गलत नहीं किया, योगी जी ने बिल्कुल सही किया है। किसी को भी किसी इल्लीगल जमीन पर अपना घर नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा करे। मैं योगी जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने ये बिना सोचे समझे कि उनको आगे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो काम किया जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे करने के लिए कहा। दोस्तों, आज की 6th खबर है महा डिसास्टर आने वाली फिल्म काल्की के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले इस फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज हुआ था और किसी को भी पसंद नहीं आया था। जिसने भी उसको देखा था उसने यही कहा था कि यार ये क्या बना दिया है, ये किस तरह की फिल्म है। तो जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको ऐसा लगा कि भाई उनको दूसरा ट्रेलर रिलीज करना चाहिए और वो पब्लिक को पसंद आएगा, उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन कमाल यह है कि ये सेकंड ट्रेलर पहले वाले से भी खराब है। इसको देखकर बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये फिल्म एकदम डार्क है, ये फिल्म बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है कि जो लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे वो थिएटर से निकलने से पहले ही आधे पागल हो चुके होंगे। मुमकिन है कि उनको पागल खाने में भर्ती होना पड़े। तो मैं गारंटी के साथ अभी से आप लोगों से कह सकता हूं कि आप उन थिएटर से कम 1 किलोमीटर दूर रहें जिन थिएटर्स पर इस फिल्म को दिखाया जाएगा। दोस्तों, आज की 7th खबर है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं उनको न्यूज में रहने का कीड़ा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि न्यूज में बने रहते हैं। डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की वाइफ ने एक किताब लिखी और उसमें लिखा कि जब मैं और मेरा हस्बैंड थाईलैंड में थे, छुट्टियां मना रहे थे, तो उस वक्त आयुष्मान मेरे बूब से रियल दूध निकालता था, उसमें प्रोटीन मिलाता था और प्रोटीन शेक बनाकर पिया करता था। अब अगर आयुष्मान खुराना की पत्नी ये खुद कह रही है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि वो झूठ बोल रही है, इसका मतलब वो सच ही बोल रही है। ऐसा हुआ होगा तभी तो उसने इस बात को अपनी किताब में लिखा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डबल ढोल की कितना गिरा हुआ इंसान है। अगर इसने अपनी बीवी का रियल दूध पिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसकी मां हुई, बीवी नहीं। और जबकि वो इसकी मां हुई तब भी ये उसके साथ हम बिस्तरी करता है, उसके साथ सोता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल मादर है। दोस्तों, आज की 8वीं खबर बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन इस बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि ये हम सभी से जुड़ी हुई खबर है। यूनिसेफ दुनिया की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया में हर चौथा बच्चा भुखमरी का शिकार है। और मेरे ख्याल में बहुत ही बुरी बात है। जितने भी पूरी दुनिया के राजनेता हैं उनको ये खबर सुनकर शर्म आनी चाहिए। दुनिया भर में अगर इतना पैसा है और उसके बावजूद भी हर चौथा बच्चा भुखमरी का शिकार है तो इससे घटिया बात और कुछ भी नहीं हो सकती। फिर दुनिया ने किस बात की तरक्की की है? भाई, अगर आपके बच्चे आज भी भूखे मर रहे हैं तो फिर तो दुनिया कुछ भी नहीं है, खत्म, बर्बाद है। तो मेरे ख्याल में दुनिया भर के देशों को एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय ये सोचना चाहिए कि दुनिया में हर बच्चे को खाना कैसे मिल सकता है। दोस्तों, आज की 9th खबर भी बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। इस खबर को आपको सुनना ही चाहिए। देखिए, मेरी भी बेटी है और मेरा ऐसा मानना है कि बेटियों को भी उतनी ही एजुकेशन देनी चाहिए जितनी कि बेटों को दी जाती है। लड़कियों ने भी वैसे ही बड़े बड़े काम करने चाहिए जैसे कि लड़के करते हैं। लड़कियां इस दुनिया में सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए
पैदा नहीं हुई। वेस्टर्न यूपी में एक जगह है कैराना। गए इलेक्शन में इस कैराना सीट से इकरा हसन जीती है, जिनकी एज सिर्फ 27 ईयर्स है। इकरा ने हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र की लड़की एमपी होने का रिकॉर्ड बनाया है और आज की तारीख में इकरा हसन चौधरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। चाहे कोई कितना ही समझाए, मना करे, डराने की कोशिश करे, हम डरने वालों में से नहीं है और हम हैं विपक्ष के, हम हैं विरोधी, हम करते हैं विरोध। यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जिसको देखो वो इकरा के बारे में बात कर रहा है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इकरा हसन ये सब कैसे कर पाई। ये तो बिल्कुल सही है कि इकरा हसन के दादा भी नेता थे, फादर भी नेता थे और उनके भाई भी नेता हैं। इकरा हसन ने लंदन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ में डिग्री ली है। 2022 में जब यूपी में इलेक्शन हुआ था उस वक्त इकरा लंदन में ही थी। इकरा का बड़ा भाई एमएलए है। यूपी सरकार ने उसको बहुत सारे केसेस में अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। यही वजह है कि इकरा को लंदन से वापस कैराना आना पड़ा। इकरा ने 25 साल की उम्र में अपने भाई के लिए कैंपेनिंग की और अपने भाई को जिताया, एमएलए बना दिया और अब सिर्फ 2 साल के बाद उसने खुद इलेक्शन लड़ा, जीता और एमपी बन गई। मैं आपको ये बता दूं कि जो कैराना सीट है ये ऐसी है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट देने से कोई यहां जीत नहीं सकता, सिर्फ हिंदुओं के वोट देने से कोई यहां जीत नहीं सकता। 36 बिरादरियों की सपोर्ट चाहिए किसी को भी जीतने के लिए। कैराना सीट की 36 बिरादरियों ने इसको सपोर्ट किया, इसको वोट दिया, इसको अपनी बेटी माना और यही वजह है कि ये लड़की इतनी छोटी सी उम्र में बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदीप चौधरी को हराने में कामयाब रही। और इस सीट पर एक और भी बहुत ही कमाल की बात हुई है, वो ये कि बीजेपी के नेता के लिए कैंपेनिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्री नेता आए, योगी जी भी आए, जबकि इकरा हसन के लिए कैंपेनिंग करने के लिए कोई भी नहीं आया। ना राहुल गांधी गया, ना अखिलेश यादव गया, ना प्रियंका गांधी गई। वो लड़की अकेली ही अपनी कैंपेनिंग करती रही। इसके बावजूद इस लड़की ने बीजेपी के उस बहुत बड़े नेता को हरा दिया जो 3 बार का एमपी था। कैराना सीट के लोगों का कहना है कि इकरा हसन अपने आप में स्टार है, उसकी अपनी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि उसको किसी नेता को कैंपेनिंग के लिए बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस खबर को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि लड़की ये ना सोचे कि वो लड़की है, वो भी वही कर सकती है जो कोई लड़का कर सकता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, एजुकेशन है, तो आप किसी से कम नहीं हैं। आज की 10th खबर उन बेशरम लड़कियों के बारे में है जो पिछवाड़ा दिखाकर अपना घर चलाना चाहती हैं, स्टार बनना चाहती हैं। मैंने अभी इकरा हसन के बारे में आपको बताया, उसकी एजुकेशन के बारे में बताया, उसके अचीवमेंट के बारे में बताया और ऐसी भी लड़कियां हैं, जरा देख लीजिए। आपने इन दोनों बेशरम लड़कियों को देखा? इन्होंने जानबूझकर अपना पिछवाड़ा दिखाया फोटोग्राफर्स को, ताकि फोटोग्राफर्स इनको शूट कर सके, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर सके और ये स्टार बन सके। आप अंदाजा लगाइए, बहुत ही बेशरम हरकत है ये एक्चुअली। जितनी लड़कियां भी ऐसी हरकतें करती हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। दोस्तों, आज की 11th खबर है शाहिद कपूर और उसकी बीवी के बारे में। बॉलीवुड वाले कितने ओपन माइंडेड है वो आपको इस खबर से पता चल जाएगा। जरा ये वीडियो देखिए। are of people who are a minimum of 10 years younger than me. And she doesn't even crush on superstars कि मैं बोलूं चल यार ठीक है यार the world crushes. She crush on these random young boys there. यानी शाहिद कपूर ने करण जौहर के शो पर खुद ही कहा था कि जो मेरी वाइफ है, शादी के बाद भी इसके क्रश बहुत सारे लड़के हैं और वो सभी लड़के ऐसे हैं जो मुझसे कम से कम 10-12 साल छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शाहिद की बीवी को छोटे लड़के पसंद है, शाहिद जैसे लड़के पसंद नहीं हैं जो जवानी में बुढ़े दिखते हैं। अच्छा, कमाल बात यह है कि शाहिद को यह सब बताने में कोई दिक्कत नहीं है, शाहिद को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। शाहिद खुश है कि उसकी बीवी का क्रश और लड़के हैं। बताओ, हद नहीं हो गई? दोस्तों, आज की 12th खबर है पुराने जमाने की एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर के बारे में। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही रहती है। मरते दम तक उसकी इच्छा यही होती है कि वो न्यूज में बनी रहे, वो फेमस रहे। और यही वजह है कि जब ये बॉलीवुड की लड़कियां फ्लॉप हो जाती है तो फिर ऐसी ऐसी हरकतें किया करती हैं कि न्यूज में बनी रहे। ईशा की शादी हो गई थी, उसने बॉलीवुड छोड़ दिया था, डिवोर्स हो गया और अब बॉलीवुड में वापसी आ गई है। तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में ईशा भी खूब इंटरव्यूज दे रही है,
खूब उल्टी सुल्टी बातें कर रही है न्यूज में रहने के लिए। अब ईशा ने भी अपने एक इंटरव्यू में वही कहा है जो कंगना रनावत कह चुकी है और बहुत सारी लड़कियां कह चुकी है। ईशा का कहना यह है कि भाई बॉलीवुड में जो भी लड़की है उसको सोना तो पड़ता है, वो सोएगी तो काम मिलेगा, सोएगी नहीं तो छोड़ दीजिए और अपने घर जाइए, बात खत्म हो गई। ये मैं ईशा कोप्पिकर की बात मानता हूं कि वो सही कह रही है। कंगना जैसी बड़ी हीरोइन ये बात कह चुकी है, ईशा भी अपने टाइम में बहुत अच्छा काम कर रही थी। अगर वो ये बात कह रही है तो जाहिर सी बात है ये सच्ची है। लेकिन मेरे ख्याल में जो लड़कियां फोटोग्राफर्स को अपना पिछवाड़ा दिखाकर फेमस होना चाहती है उनको किसी के साथ सोने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ईशा ड्रामा कर रही है। ईशा कह रही है कि वो एक बड़ा एक्टर था, उसने मुझे अपने घर पे अकेले बुलाया था, मैं गई नहीं थी। वो एक बड़ा डायरेक्टर था, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया था, मैं गई नहीं थी। अब बताओ ये दिन आ गए हैं कि ईशा से भी ये सुनना पड़ेगा। भाई साहब जब ये ईशा हीरोइन हुआ करती थी ना तो इन कामों में बहुत बड़ी फेमस हुआ करती थी। अब अगर आज वो ये कहे कि मैं तो एक एक्टर के घर पे नहीं गई थी, मैंने तो रिफ्यूज कर दिया था, तो मतलब मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई ये बात सुन के। मतलब ऐसा ड्रामा क्यों कर रही हो मैडम जी? आपको तो पता ही है कि आप कौन थी, कौन हो, तो जो है वो है, बात खत्म हो गई। मतलब क्या है ये? दोस्तों आज की 13th खबर है बॉलीवुड के बहुत ही नामचीन प्रोड्यूसर जैकी भगनानी एंड वाशु भगनानी जी के बारे में। दोनों बाप बेटे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं। अब मीडिया में खबर यह आई है कि पिछले 2 सालों से बहुत लोगों के पैसे इन्होंने नहीं दिए हैं, बहुत स्टाफ की सैलरी नहीं दी है। सुनाया जा रहा है कि वाशु भगनानी साहब ने अक्की और टाइगर के भी पूरे पैसे नहीं दिए हैं। यही वजह है कि इन दोनों एक्टरों ने वाशु भगनानी को नोटिस भेजा है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो या तो वाशु भगनानी साहब जानते हैं या तो वो लोग जानते हैं जो अपना पैसा मांग रहे हैं। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वाशु जी पर ये जो इल्जाम लगे हैं ये ठीक नहीं हुआ है। इसका असर ये होगा कि अब बॉलीवुड का कोई भी एक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। इसका असर यह होगा कि शायद वाशु भगनानी साहब को अपना प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ेगा। दोस्तों आज की 14th खबर है कंगना दीदी के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि कंगना ने इलेक्शन लड़ा, जीत गई और कंगना को यह उम्मीद थी कि उनको कोई मिनिस्ट्री मिलेगी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह हुआ कि जीत के भी कोई फायदा नहीं है। भाई कोई काम ही नहीं है तो करे तो क्या करे। और इस जीत का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि अब बॉलीवुड में उनको कोई काम नहीं देगा। तो कंगना करे तो क्या करे, सिर्फ घर पे बैठ सकती है, बात खत्म। यही वजह है कि कंगना दीदी को नया काम मिल गया है। वो इन्फ्लुएंसर्स को गालियां दे रही है। कंगना कह रही है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बहुत ही घटिया है, निकम्मे हैं, ये बॉलीवुड का नुकसान कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉलीवुड के एक्टरों को काम नहीं मिलेगा, इनको काम मिलेगा। अब देखो कंगना दीदी, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। वो भी मेहनत कर रहे हैं, आपने भी मेहनत की थी। एक वक्त में आप भी बॉलीवुड में नहीं आई थी, फिर आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी। तो अगर वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है। दोस्तों आज की 15th खबर है नशेड़ी गंजेड़ी अनुराग कश्यप के बारे में। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अनुराग ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बॉलीवुड के एक्टरों की खूब मां बहन की। उसी इंटरव्यू में अनुराग ने यह भी बताया कि एक एक्टर है, जब वो शूटिंग पर आता है तो अपना प्राइवेट कुक लेकर आता है और उस कुक को प्रोड्यूसर को 2 लाख रुपए पर डे देने पड़ते हैं। कितने भाई साहब? 2 लाख रुपए। तो मेरे ख्याल में तो यंग बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कुक ही बन जाए। मेरे ख्याल में यही काम बहुत बढ़िया है। देखो भाई, अगर अनुराग कश्यप कह रहा है तो ये बात 100% सच ही होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन एक्टर है। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि आज की तारीख में कुछ कुक हैं जिन्होंने अपने फूड ट्रक बनाए हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं कि जब ये शूटिंग पर जाते हैं तो किसी फूड ट्रक को वहां बुलाते हैं। उस फूड ट्रक में ही स्पेशल खाना बनता है एक्टर के लिए और निर्माता को उसको कम से कम 1 लाख रुपए पर डे देना पड़ता है। और बात खाने पे ही खत्म नहीं होती भाई साहब। एक पंजाबी एक्टर है दिलजीत दोसांझ, आप सभी जानते हैं। उसके साथ एक बंदा आता है उसकी पगड़ी बांधने के लिए। निर्माता को उस पगड़ी बांधने वाले को 40,000 to 50,000 पर डे देना पड़ता है। कितना? 40,000 to 50,000। तो मेरे ख्याल में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पगड़ी बांधने वाला ही बन जाए आदमी, बातें खत्म हो गई। एक और पंजाबी एक्टर है गिप्पी ग्रेवाल, अपना भाई है, दोस्त है। वो अपने साथ 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड्स लाता है और उनका पर डे का खर्चा बनता है 2 से 3 लाख रुपए।
कसम राजस्थान के उस काले हिरन की आज की 16th खबर है बुढ़ऊ की एक और फिल्म के बारे में। आप सभी जानते हैं डायरेक्टर एटली को, जिसने शाहरुख खान साहब के साथ जवान बनाई थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, और अब एटली अपनी अगली फिल्म सल्लू बुढ़ऊ के साथ बनाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक एक्शन फिल्म होगी। इससे पहले सल्लू की एक और फिल्म की शूटिंग चालू हो चुकी है जिसका नाम है सिकंदर, वो भी एक एक्शन फिल्म है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्लू को ये पूरा यकीन है कि जिस तरह से शाहरुख खान ने 2 एक्शन फिल्में की थी, पठान और जवान, और वो सुपरस्टार बन गया है, ठीक उसी तरह सल्लू भी एक्शन फिल्में करके सुपरस्टार बन जाएगा। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। मेरे भाई, शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत ही कमाल का एक्टर है, इसलिए वो सुपरस्टार फिर से बन सका। भाई, ना आपको एक्टिंग आती, ना आपको डायलॉग बोलने आते, ना आपको चलना आता, ना आपको उठना आता, तो मेरे भाई आप सुपरस्टार कैसे बन जाओगे? देखो भाई साहब, आपका खेल खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। आप इस मेरी बात को गांठ में बांध लो कि अब आप जो भी फिल्म करोगे उसका सुपर फ्लॉप होना तय है। आपकी कोई भी फिल्म चलने वाली नहीं है, आपका कैरियर खत्म हो चुका है, बात को मानो मेरी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में सल्लू के साथ डबल ढोल की रणवीर सिंह भी होगा। अब से कुछ महीनों पहले तक ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, दोनों की बोलचाल भी नहीं थी, काम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोनों की मजबूरी देखिए, वक्त का चक्कर देखिए, दोनों ही आज की तारीख में फ्लॉप है। तो इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि ये दोनों ही इस फिल्म में साथ में काम करें। I'm not saying that Ranveer Singh does shit films, but truly, the last good thing that he was in was Deepika Padukone. और ये बात फिर से साबित हो गई है कि बॉलीवुड में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है, परमानेंट दुश्मन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज रणवीर और सल्लू दोनों की ही फैन फॉलोइंग नहीं है। पब्लिक को इन दोनों की ही फिल्में नहीं देखनी है। यही वजह है कि एटली की इस फिल्म को सुपर डुपर डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। मैं आज ही ब्लैंक पेपर पर लिखकर दे सकता हूं। दोस्तों, आज की 17th खबर है उबले हुए अंडा जैसे दिखने वाले अनुपम खेर के बारे में। आप सभी को पता है कि ये बंदा कोई ना कोई ड्रामा करता रहता है न्यूज में रहने के लिए। अब इसने एक और ड्रामा किया है। इसने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि इसके ऑफिस में चोरी हो गई है, चोर सब कुछ लूट कर ले गए हैं। कमाल है भाई साहब। अरे चोर आपके ऑफिस से क्या लूट कर ले जाएंगे जब आपके ऑफिस में कुछ है ही नहीं। आपके ऑफिस में चूहे कलाबाजी करते घूम रहे हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, तो चोर क्या ले जाएंगे आपके ऑफिस से? देखो उबले हुए अंडे भाई, ये शिकायत दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा, ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा, कोई पब्लिसिटी नहीं मिलने वाली। मीडिया ने इस खबर को चलाना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? दोस्तों, आज की 18th खबर है प्रोड्यूसर वाशु भगनानी साहब के बारे में। अभी 2-3 घंटे पहले ये हंगामा ने एक खबर छापी है और उसमें कहा गया है कि वाशु जी ने अपना 7 फ्लोर का बिल्डिंग बेच दिया है कर्जा चुकाने के लिए। और मेरे ख्याल में ये खबर झूठी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वाशु जी की ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग जुहू में है, मैरियट होटल के सामने। और मेरी नॉलेज के मुताबिक वाशु जी इस बिल्डिंग को 6-8 महीने पहले ही बेच चुके हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग को अभी नहीं बेचा है। अगर वाशु जी इस बिल्डिंग को पहले ही बेच चुके हैं और उन्होंने अभी तक भी उन लोगों के पैसे नहीं दिए जो ये कह रहे हैं कि भाई उनका पैसा बाकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाशु जी ने इस बिल्डिंग को शायद फिल्में कंप्लीट करने के लिए बेचा था। जो पैसे इस बिल्डिंग को बेचकर आए थे, शायद उनको फिल्मों पर लगा दिया गया है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है कि इस बिल्डिंग को इसलिए बेचा गया है कि उन सभी लोगों के पैसे दिए जाएं जिनके बाकी हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज के वीडियो में क्या सही था, क्या गलत था, क्या आपको पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।